Hello everyone and welcome back to the channel English Learner. Today we are going to do all the possible descriptive questions on British literature for KVS NVS Tier 2 exam. जितने भी possible questions हम British literature writers और poets पे बना पाए, all those questions are to be practiced today. पूरी वीडियो देखना because there is a possibility कि जो question, if not the same question, अगर उसका similar type of question आया तो you will be able to frame the answer beautifully. Let us begin. Discuss the importance of fools and clowns in Shakespeare's tragedy. यानी शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें फूल्स और क्लाउन्स की क्या इंपॉर्टेंस है. इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज द फूल एंड द क्लाउन सिर्फ लाफ्टर के लिए नहीं है. इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल एलिमेंट. फूल कैसे एक्ट करता है? वो एक लाइसेंस्ड क्रिटिक की तरह एक्ट करता है जो बेसिकली क्या कर रहा है, अनवार्निश्ड ट्रूथ किंग को बता देता है. क्यों? क्योंकि उसको कोई डर नहीं है. वो तो फ्लूल दिखाया गया ना, वो तो बेवकूफ दिखाया गया, लेकिन वो बेवकूफ होके भी एकदम ट्रूथ जो है वो सीधा किंग के फेस पे बोल देता है. फॉर एग्जाम्पल किंग लियर का अगर हम एग्जाम्पल ले, द फूल एक्ट्स एज अ लियर्स कंसाइंस, यानी वो उसी के कंसाइंस को दिखाता है यूजिंग रिडल्स टू हाईलाइट किंग्स फॉली, यानी वो बिना किसी डर के किंग को ही किंग की गलतियों का रियलाइजेशन करवाता है. एडिशनली क्लाउन जो है, क्लाउन काम करते हैं कॉमिक रिलीफ का, कि बहुत हाई टेंशन का एक प्ले चल रहा है और उसमें थोड़ी सी कॉमिक एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है हैमलेट इज अ वेरी इंटेंस प्ले, जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है व्हेन ही इज डिसाइडिंग क्लॉडियस को मारूं या ना मारूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. जहाँ पे उसने बोला टू बी और नॉट टू बी, वहां पे ग्रेव डिगर्स काम करते हैं कॉमिक रिलीफ का. दे यूज मैकेबर ह्यूमर टू डिस्कस द रियलिटी ऑफ डेथ. वो जो जोक्स करते हैं दैट रिमाइंड द ऑडियंस दैट डेथ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर. व्हाट डज मीन? इट मीन्स दैट एक राजा भी उसी तरीके से एंड करता है जैसे एक बेगर एंड करता है, यानी सबका एंड जो है वो सेम होता है. सो बाय मिक्सिंग द हाई स्टाइल ऑफ ट्रेजेडी विद द लो स्टाइल ऑफ क्राउन, अब क्लाउन और फूल्स क्या है? लो स्टाइल. ट्रेजिक एलिमेंट क्या है? हाई स्टाइल. इसीलिए शेक्सपियर अचीव्स द पोलीफोनिक नैरेटिव दैट रिफ्लेक्ट्स द फुल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो अगर फूल और क्लाउन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस लाइक दिस. Discuss the theme of appearance versus reality in Macbeth. Macbeth में appearances versus reality बतानी है. This is the main backbone of the novel. This is the backbone of the play. Famously किसने इंट्रोड्यूस किया है? विचेस ने. विचेस क्या चैंट करती है? आपको पता है, मैंने कल एक आपको वीडियो में कराया था कि ये कौन सी डिवाइस है. दिस इज कॉल्ड कियासमस. फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर एंड इट इज अ पैराडॉक्स ऑल्सो. ये एक्चुअली उस आइडिया को एक्सप्लोर करता ऑफ डिसेप्शन एंड फॉल्स अपीयरेंस. मैकबेथ और लेडी मैकबेथ क्या करते हैं? एक मास्क, मुखौटा लगाए रखते हैं. किसका? रियलिटी का. वेयरएज उनके इंटेंशंस क्या है, उनके एम्बिशंस क्या है? दे आर मर्डरस. सो द थीम इज ऑल्सो सीन इन हेल्यूसिनेशंस. हेल्यूसिनेशंस कैसे? कैसा छलावा? लाइक द एयर ड्रॉन डैगर which blur the lines what is real and what is the product of guilty conscience. It teaches the students to vary of equivocation words, यानी ऐसे words जिसके double meanings होते हैं. Define Shakespeare's sonnet in the terms of its structures. ये वो questions है जो आपके 2 marks में, आपने अगर पैटर्न देखा होगा KVS NVS प्रिंसिपल में भी देखा होगा, EMRS में भी देखा होगा कि 4 question 4 के देने की जगह it is either coming as 1+3, 2+2 या फिर 1 into 4. So according to 2 marker, Shakespearean sonnet in terms of उनका structure बताना है. Now as Shakespearean sonnet कितनी lines होती हैं? 14 lines. What is it written in? It is written in iambic pentameter. 3 quatrains होते हैं, यानी 4 लाइन के 3 stanzas होते हैं. बची 2 लाइन जिसको लास्ट में राइमिंग कपलेट बोलते हैं. इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम 4 और लास्ट में 2 है, विच इज ए बी सी डी ई एफ जी जी. ये क्वार्टर्स जो होते हैं यूजुअली एक प्रॉब्लम को डिस्प्ले करते हैं या किसी पोइटिक
इमेज को डिस्प्ले करते हैं, वेयर एज जो कपलेट है, जो लास्ट का राइमिंग कपलेट है, वो वोल्टा देता है। वोल्टा मैंने कल आपको अपनी वीडियो में पढ़ाया था कि ये एक्चुअली एक टर्न होता है, कि पूरा एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है और सडनली क्या आता है, एक टर्न आता है या फिर कोई विटी कंक्लूजन आता है। This structure is a perfect vehicle to express complex emotions with mathematical precision. How does Shakespeare use comic relief in dark tragedies? As I told you, comic relief elements उसने tragedies में कैसे डाले हैं? Comic relief उसने include किए हैं humorous characters डाल के या फिर कोई humorous scene डाल के, जहाँ पे बहुत इमोशनल इंटेंसिटीज चल रही होती है ट्रेजेडीज में, वहाँ छोटे छोटे कॉमिक एलिमेंट्स डालता है। फॉर एग्जाम्पल हैमलेट में कौन है, ग्रेव डिगर, और मैकबेथ में कौन है, पॉटर। These scenes acts as a safety valve for the audience tension. However, उनकी कॉमेडी का भी एक डार्क एज है, क्योंकि कॉमेडी इज नॉट द एवरीडे कॉमेडी। जैसे ग्रेव डिगर भी क्या बात करें, ग्रेव डिगर ये क्लियरली आपको डेथ का एक क्लियर पिक्चर कर रहे हैं कि भाई एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज मॉर्टल, जो आया है वो मरेगा, एंड मोर ओवर वो किंग हो, बेगर हो, या व्हाट्सोएवर द आइडेंटिटी इज, वो सेम ही तरीके से मरेगा। डेथ इज इक्वल टू ऑल. So it makes the tragedy feel even more grounded in reality. Compare the Forest of Arden in As You Like It to the court. ये contrast is the pastoral tradition. It's the soul of pastoral tradition. कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे करप्शन दिखाया जाता है, अजरपेशन दिखाया जाता है, देन स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की दिखाई जाती है। जहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की अगर बात करें तो सीधा क्या है, वहाँ पे लिमिनल स्पेस है, जहाँ पे सोशल रूल्स नाम की कोई जगह है ही नहीं। वहां पे लिबर्टी है, सिंप्लिसिटी है, रेस्टोरेशन है। इन द फॉरेस्ट कैरेक्टर्स गो अंडर अ मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत फेमस है कि आपको पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसे कैरेक्टर है हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ गैनीमेड। वो कौन है, रोजलिंड इन एज यू लाइक इट। और ये सब क्या करता है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इट अलाउज देम टू डिस्कवर देयर ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई करप्शंस नहीं है, and they return to the city with a new sense of justice. Discuss the concept of Shakespearean tragedy with reference to any of the play. आपको उनकी ट्रेजेडी एक्सप्लेन करनी है, जिसमें आप कोई भी एक प्ले का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने मैकबेथ का लिया है, और आप उसमें उसके एलिमेंट्स बताएंगे। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या होती है? इट इज एसेंशियली अ स्टोरी ऑफ ट्रैजिक वेस्ट ऑफ अ ग्रेट इंडिविजुअल। जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज कैसी होती थी, जहाँ पे फेट वो इज अ प्राइमरी ड्राइवर, कि जो है भाई नसीब है, नसीब से होता है। लेकिन शेक्सपियर का फोकस किस में है, कैरेक्टर, यानी हीरो का ही इंटरनल चॉइस होता है, हीरो की ही गलती होती है, हीरो का ही फैटल फ्लो होता है, हीरो का ही हमर्शिया होता है जो उसको उसके डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन माई स्टडी टू हेमलेट लिख सकते हैं, मैकबेथ लिख सकते हैं। प्रोटेगोनिस्ट का एक विलन कजन हो, प्रोटेगोनिस्ट इज अ वैलियंट कजन हुज हमर्शिया, यानी उसका ट्रैजिक फ्लो क्या है, कि उसका खुद का ही एम्बिशन। जैसे ये प्ले 5 एक्ट प्ले है, ये बिगेन ही होता है जहाँ पे विचेस एक प्रोफेसी करती है। क्या प्रोफेसी करती है, कि भाई इत, आप क्या बनने वाले हैं, राजा बनने वाले। इट मूव्स टू मर्डर ऑफ किंग डंकन। तो क्या आया, एक एक्शन आया, इससे क्या हुई, गिल्ट आई। गिल्ट कैसे, गिल्ट एट द बैंको एंड ब्रोंको का घोस्ट जो है आ जाता है, तो क्लाइमेक्स एलिमेंट ऐड हो रहा है। क्यों ये वर्ड्स को अंडरलाइन करें, आपको बताना है कि उसमें क्या है, एक्सपोजिशन है, कोई राइजिंग एक्शन होता है, फिर सडनली एक क्लाइमेक्स आता है, और कैटेस्ट्रॉफ वहां पे होता ही है, क्योंकि जनरली उसके हीरोज जो हैं वो अपने ही ट्रैजिक फ्लो की वजह से मर जाते हैं। इवन दो मैकबेथ बिकम्स अ विलन, लेकिन उसका फाइनल रियलाइजेशन तो यही था दैट लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट विच evokes catharsis in at the audience। यानी उनमें दोनों फीलिंग्स आती है, a mix of a pity feeling for his wasted potential and fear also that अगर पावर अनचेक्ड हो या एम्बिशन अनचेक्ड हो तो इंसान का एंड जो होता है वो ऐसा होता है, दैट मीन्स अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है या फिर कोई उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इवेल्युएट द रोल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट इन शेक्सपियर प्ले। शेक्सपियर के प्लेस में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कैसे आए हैं? Supernatural plays in Shakespeare are far more than just ghost stories. वो सिर्फ सिंपल एक नॉर्मल घोस्ट स्टोरीज नहीं है, एक्चुअली वो एक साइकोलॉजिकल मिरर दिखाते हैं
कैरेक्टर को एक शीशा दिखाते हैं एंड अ कैटलिस्ट फॉर द प्लॉट। जैसे हैमलेट की बात करें, द प्लेज रेवेंज इज एंटायरली बेस्ड, पूरी की पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है कि घोस्ट जो है वो किंग हेमलेट का आता है और उसको बताता है कि भाई मुझे आपके अंकल क्लॉडियस ने ही मारा और आप मेरा रिवेंज लेंगे। मैकबेथ में अगर बात करें तो विचेस क्या है? विचेस का कंसेप्ट तो सुपर ही है। वो ही रिप्रेजेंट करते हैं द डार्क हिडन इम्पल्स ऑफ मैकबेथ हार्ट। मोर ओवर शेक्सपियर और भी सुपर चीजें यूज करता है टू इंडिकेट अ रप्चर इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल ऑन द नाइट ऑफ डंकन्स मर्डर क्या होता है? द नेचुरल वर्ल्ड क्या होता है? पूरा केओटिक हो जाते हैं, हॉर्सेस एक दूसरे को खा रहे हैं, सन उस दिन डार्क ही रह गया। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है दैट अ क्राइम अगेंस्ट अ किंग इज अ क्राइम अगेंस्ट गॉड्स ऑर्डर। अगर आपने किंग के अगेंस्ट क्राइम करा है तो आप मान के चलिए कि आपने गॉड के ऑर्डर के अगेंस्ट क्राइम किया है। एक और एग्जांपल देखा जाए तो आप टेम्पेस्ट ले सकते हैं। जैसे टेम्पेस्ट में मैजिक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोस्पेरोस आर्ट, used not for destruction but actually to lead the characters through reconciliation and forgiveness। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे चार हैं, आपको दो एग्जांपल्स भी आप इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 1+3 आया तो पहले आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे बात करेंगे और 3 में आप किसी भी दो या किसी भी एक को एक्सप्लेन करेंगे। शेक्सपियर्स women are more often stronger than his men, आपको इस पे क्रिटिकली कमेंट करना है। डिस्पाइट द पेट्रियार्कल सेटिंग, एलिजाबेथन एरा में पेट्रियार्कल सेटिंग थी, लेकिन शेक्सपियर की फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल दिखाई गई हैं। दे एग्जिबिट्स अ लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एजेंसी एंड मॉरल स्ट्रेंथ दैट इवन सरपासेस द मेन, जो मेन से भी कई ज्यादा थी। जैसे आप कॉमेडीज में देखेंगे, पोर्शिया है इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोजलिन है इन द एज यू लाइक इट। दे आर अ ट्रू प्रॉब्लम सॉल्वर। पोर्शिया का अगर इंटेलेक्ट नहीं होता तो शाइलॉक को कभी नहीं हरा पाते कोर्ट में, जबकि वहां के सारे मेन क्या थे? वो हेल्पलेस थे। वेराज इन, अगर आप एज यू लाइक इट की बात करें तो अगर रोजलिंड अपने आप को डिस्गाइज नहीं करती, गैनेमेड नहीं बनती, तो वो नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ऑरलैंडो को नहीं एडुकेट कर पाती अबाउट लव। ट्रेजेडीज की अगर आप बात करें, स्ट्रेंथ इज सीन इन लेडी मैकबेथ्स इनिशियल मैस्कुलिन रिजॉल्व, या कॉर्डेलिया का देखें, द अनवेवरिंग इंटेग्रिटी इन किंग लियर। Cordelia का refusal to participate in her father's shallow love test prove कि उसकी silent honesty is more powerful than her sister's hollow flattery. These characters suggest that Shakespeare women को बहुत ज्यादा moral और intellectual anchors मानते थे उनके प्ले के। Describe the significance of soliloquy in Shakespearean drama. Shakespearean dramas में soliloquy plays a very very vital role. इट इज अ ड्रामेटिक डिवाइस जहाँ पे कैरेक्टर क्या करता है? अपने प्राइवेट थॉट्स, अपने इनर थॉट्स को शेयर करता है ऑडियंस के साथ, जबकि वो अकेला होता है स्टेज पे। बेसिकली वो अपने इनर साइकोलॉजी को शो करता है। आई सी मतलब आप अपने में लिखेंगे दैट वी सी दैट विंडो, इट इट वर्क्स एज द विंडो इनटू द सोल, जो एक ड्रामेटिक आयरनी की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हमें हीरो के ट्रू मोटिव्स पता होते हैं, वेयर एज अदर कैरेक्टर जो हैं वो अंधेरे में, एज इन डार्क में रहते हैं। हैमलेट में अगर देखा जाए तो प्रिंस 7 मेजर सोलिलिकीज हैं, इसमें से एक तो बहुत फेमस है, टू बी और नॉट टू बी। वो ये दिखाता है कि एक मैन जो है वो कैसे रेनेसांस ह्यूमनिज्म से स्ट्रगल कर रहा है, उसका वेट क्या है एग्जिस्टेंस का, दैट मीन्स वो अपने सर्वाइवल को भी क्वेश्चन करता है। अगर ये स्पीशीज नहीं होती तो आज जो इतना सारा क्रिटिक बात करता है, आज जो हम लोग इतना डिसीजन मेकिंग करते हैं, जजमेंट करते हैं हैमलेट के कैरेक्टर पे, वो कभी नहीं कर पाते अगर हम उसकी वो सॉलिलिकीज नहीं होती। हमें यही नहीं पता चलता कि वो इनडिसिसिव हो रहा है। हम ये कैसे पता लगाते कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है? और जो हम बहुत उसकी हेमर्शिया में लिखता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑडियंस को कैसे पता चलता अगर ये सॉलिलिकीज नहीं होते? फॉर एग्जाम्पल ओथेलो के अगर यागो को देखो आप, उसका जो मॉन्स्ट्रस प्लॉट है, बिकॉज यागो इज अ विलन, उसका जो प्लॉट है वो उसकी सोलिलिकीज में ही दिखाया गया है, विच मेक्स द ऑडियंस अनविलिंग कॉन्फिडेंस टू हिज इविल। अल्टीमेटली सोलिलिकीज क्या हेल्प करती है? वो उसका साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन दिखाती है किसी भी कैरेक्टर का, चाहे वो प्रोटेगोनिस्ट हो चाहे वो एंटागोनिस्ट हो।
moving from the early guilt to actually the crime and to the final hollow despair seen in Macbeth's later speeches. आप हैमलेट का एग्जाम्पल ब्यूटिफुली दे सकते हैं, ओथेलो ना भी दें अगर, हैमलेट में ही इतनी सॉलिलिकीज हैं कि आप उसका प्रोक्रेस्टिनेशन, इनडिसिसिव नेचर, कंफ्यूजिंग नेचर, वो सब आप उसकी सॉलिलिकीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं. Examine the theme of reconciliation and forgiveness in Shakespeare Last Plays. आपको पता होगा लास्ट पार्ट में शेक्सपियर की लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसकी लास्ट पार्ट में जितने भी उसने वर्क्स लिखे मेजरली दोज आर रोमांसेस. उसके फाइनल प्लेस जिसको टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, दीज आर कॉल्ड रोमांसेस. शेक्सपियर मूव्ड अवे फ्रॉम द फाइनलिटी ऑफ डेथ टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग. तो यहाँ पे सेंट्रल थीम क्या हो जाती है? द पैसेज ऑफ टाइम, which is seen as a healer. जैसे टाइम को बोलते हैं, the time heals everything, that allows the characters to repent for their past mistakes. Unlike the tragedies में सिंपल क्या होता था कि आपने कुछ गलतियां करी, उससे आपका डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, या तो डिस्ट्रक्शन या डेथ, और वो रिवर्स नहीं हो सकता. रोमांसेस में उल्टा है कि वो रेस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट थिंग्स पे फोकस करता है. वहां पे रिकंसिलेशन होता है थ्रू द यंग जनरेशंस लाइक मिरांडा एंड फर्डिनेंड. टेम्पेस्ट में अगर देखा जाए तो प्रोस्पेरो चूजेस वर्च्यू ओवर वेंजियंस, क्योंकि वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं अपने सारे एनिमीज को क्या कर देता हूँ? फॉरगिव कर देता हूँ. पनिश करने से ज्यादा वो फॉरगिवनेस में बिलीव करता है. सो दिस शिफ्ट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल मैच्योरेशन. शेक्सपियर के वर्क्स में क्लियरली दिखता है कि अर्लियर वर्क्स में वो क्या लिखता है कि आपने गलती करी, आपका हिमर्शिया हुआ, आपका फैटल फ्लॉ हुआ, अब आप या तो मरेंगे या आप डिस्ट्रक्शन होगा आपका. लेकिन लेटर लाइफ में हमने क्या देखा कि डिस्ट्रक्शन की जगह क्या दिखाई गई है? मेजरली रिकंसिलेशंस दिखाए गए हैं, फॉरगिवनेस दिखाई गई है, विच मीन्स कि वो उनके बाद के वर्क्स में बहुत स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए थे. उन्होंने समझ लिया था दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हार्मनी एंड मर्सी. Discuss the concept of meta theater in Shakespeare play with specific examples. See, meta थिएटर क्या होता है? ये एक ऐसी ड्रामेटिक टेक्निक है जहां पे प्ले ही क्या करता है? अपने ही परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है. ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो एक स्क्रिप्टेड रियलिटी देख रहे हैं. शेक्सपियर uses this to explore the blurred line between acting and being. फेमस, सबसे फेमस आपने देखा हो हैमलेट में एक है प्ले विद इन प्ले. हैमलेट ही वो प्ले को पूरा प्लान करता है ताकि क्लॉडियस को अपनी गिल्ट रियलाइज हो जाए. ये आपने इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा. और प्ले विद इन प्ले क्या है? द मर्डर ऑफ गोंजागो. जो हैमलेट बेसिकली यूज करता है क्लॉडियस के कंसाइंस को कैच करने के लिए कि अगर उसको इफेक्ट हुआ तो दैट मीन्स वही है जिसने मारा था. बाय यूजिंग अ स्टेज परफॉर्मेंस टू रिवील अ रियल लाइफ क्राइम. सो शेक्सपियर ये दिखाता है कि मॉरल पावर थिएटर की क्या है, एक थिएटर जो है वो कैसे मॉरली यूज किया जा सकता है. देन एडिशनली अगर एज यू लाइक इट में अगर आप देखें, द कैरेक्टर जेक्स, उसने एक बड़ी फेमस लाइन बोली है दैट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. यानी हम क्या हैं, ह्यूमन क्या है, वो सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं. वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स. सो दिस वर्ल्ड इज लाइक अ थिएटर. टेम्पेस्ट का अगर एग्जाम्पल देखें तो प्रोस्पेरो क्या है? ही एक्ट्स एज अ सरोगेट फॉर द प्ले राइट हिमसेल्फ. when he abjures his magic at the end, वो दिखाता है, एज मैंने आपको बहुत बार शेक्सपियर पढ़ाते हुए ये बता दिया है कि टेम्पेस्ट के प्रोस्पेरो के थ्रू ही शेक्सपियर अपना खुद का फेयरवेल भी स्टेज को दिखाता है. इट इज ब्लेंडिंग द रियलिटी ऑफ ऑथर, यानी अपनी रियलिटी को वो प्रोस्पेरो के साथ दिखाता है विद द फिक्शन ऑफ द एक्टर, एंड द एक्टर नेम इज प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट. तो इन सारे प्लेस में उसने क्या किया है? मेटा थिएटर थीम का यूज किया है. Analyze the significance of the great chain of being in Shakespeare political and tragic play. Great chain of being क्या है? ये एक स्ट्रिक्ट एलिजाबेथन हायरार्की है कि सबसे बड़े क्या हैं? गॉड, गॉड से छोटे एंजल्स, एंजल्स से छोटे ह्यूमंस और ह्यूमंस से छोटे एनिमल्स. एंड शेक्सपियर यूज दिस एज अ मॉरल फ्रेमवर्क. उनकी ट्रेजेडीज में आप कभी भी देखेंगे कि अगर आपने इस चेन में डिस्ट्रप्शन किया तो कॉस्मिक या फिर नेचुरल केओस तो होगा ही होगा.
फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ में द मर्डर ऑफ किंग डंकन who sits at the top of the human chain. इससे क्या हुआ? नेचर टू रिवॉल्ट, जैसे हॉर्स ने खुद को ही खाना शुरू कर दिया, सन जो हो गया वो एक्लिप्स्ड हो गया। ये दिखाया गया कि अगर आपने टॉप मोस्ट हायरार्की के टॉप मोस्ट चीज को छेड़ा तो नीचे की सारी चीजें इफेक्ट हो जाएगी, यानी नेचुरल केओस हो जाएगा, यानी आपने नेचुरल ऑर्डर को वायलेट कर दिया। सिमिलरली जूलियस सीजर में अगर आप देखें तो जूलियस सीजर आपको पता होगा उसके मेन प्रोटेगोनिस्ट है, उनका असैसिनेशन होता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है, which is preceded by the supernatural omen। यानी ये सजेस्ट कर रहा है कि एक लीडर को अगर आप मार रहे हैं तो आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। एवरी ट्रेजेडी कंक्लूड्स द रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मेलकॉम क्या करता है? वो थ्रोन को ले लेता है, विच सिंबलाइज द रिपेयरिंग ऑफ दिस ब्रोकन चेन एंड द रिटर्न ऑफ स्टेबिलिटी। यानी इस चेन को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे दैट नेचुरल ऑर्डर विल नॉट बी मेंटेन्ड। इसीलिए जब मैलकॉम चेयर को थ्रोन को ले लेता है तो स्टेबिलिटी दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है। एग्जामिन शेक्सपियर्स यूज ऑफ पन एंड वर्ड प्ले एज मोर देन एंटरटेनमेंट। यानी पन और वर्ड प्ले जो उसने यूज किया है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट इज वे मोर देन एंटरटेनमेंट। शेक्सपियर के ड्रामाज में आपने पन्स देखे होंगे, पेरोनोमेजिया देखे होंगे, जो कि सिर्फ जोक्स नहीं है, बेसिकली ये बहुत बड़े सटायर्स होते हैं और आयरनी शो करते हैं, द थीमेटिक आयरनी। दे आर द साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी। जैसे कि हैमलेट में द प्रिंस यूजेस सोफिस्टिकेटेड पर्न टू हाइड एंटिक डिस्पोजिशन, while साइमल्टेनियसली वो अपने एनिमीज को इंसल्ट भी कर रहा है। व्हेन क्लॉडियस कॉल्स हिम सन, तो वो क्या रिप्लाई करता है? दैट ही इज अ लिटिल मोर देन किन एंड लेसर देन काइंड। यूजिंग द वर्ड काइंड मीन्स बोथ लीगल रिलेशन भी दिखा रहा है और नेचुरल अफेक्शन भी दिखा रहा है। फर्दर मोर पन्स कैन ओवर शैडो ट्रेजिडी। रोमियो और जूलियट में अगर आप देखें तो मर्सूशियोज डाइंग पन क्या है? आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। यहाँ पे ग्रेव क्या है? दोनों, एक तो ग्रेव इज द डेथ से रिलेटेड जो होता है, और एक ग्रेव है, ग्रेव मैन मीन्स अ वेरी सीरियस मैन। सो दिस शोज सीरियसनेस ऑल्सो। सो ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स जो वो यूज करता है शेक्सपियर, इट यूजेस द लैंग्वेज टू शिफ्ट द प्लेज मूड। कॉमेडी से डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं? कैटास्ट्रॉफ पे ले जाते हैं। शेक्सपियर विलेन्स आर ऑफन मोर इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग देन द हीरोज। कि विलेंस को ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाया गया है, ज्यादा इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग दिखाया गया है, और ये आपको रेफरेंस देना है इयागो से एंड रिचर्ड थ्री से। शेक्सपियर के विलेंस जो हैं वो वन डायमेंशनल होते हैं, वो दे आर मेजरली मैकेवेलियन। यानी मैकेवेलियन क्या? हु पोजेस अ डीप एल्बे ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। उनके जो अपील है ना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑडियंस। इयागो का अगर आप देखें तो ही इज अ मास्टर पपेटियर, जो क्या करता है? सारी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट कर देता है जो भी उसके आसपास होता है। ये मोटिवलेस मेलेनिटी क्या है? जैसे कॉलरिज ने बोला है, मोटिवलेस मेलेनिटी मेक्स हिम अ टेरिफाइंग इंटेलेक्चुअल फोर्स। ही डिस्ट्रॉयज ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। रिचर्ड थ्री में अगर आप देखें तो वो अपनी विट को यूज करता है, अपनी रिटोरिकल स्किल को यूज करता है, ताकि पूरे के पूरे कोर्ट को मैनिपुलेट कर सके बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस डायरेक्टली इन हिज ओपन soliloquy। क्या बोलता है वो? नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। यानी वो क्या करता है? वो ऑडियंस को भी अपना कंप्लाइस बना लेता है, अपना पार्टनर बना लेता है इन दैट विलन थिंग। सो दीज विलन्स हाईलाइट द ट्रैजिक फ्लो ऑफ द हीरोज। इयागो इतना फेमस क्यों है प्लेस में? क्योंकि इयागो इज वे मोर ब्रिलियंट देन ओथेलो, providing that intellectual power without a moral soul is the ultimate destructive force. Analyze the significance of blank verse and prose shift in Shakespearean drama. See, blank verse क्या होता है? Unrhymed iambic pentameter, यानी उसमें मीटर तो होता है लेकिन उसमें राइम नहीं होता। Prose क्या होता है? Prose is used as a structural tool to signal changes in social status or mental state.
जनरली नोबल कैरेक्टर्स क्या करते हैं, वो वर्ड्स में बात करते हैं। क्यों? अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए, और पब्लिक में अपने पब्लिक रोल का वेट, ग्रेविटी रखने के लिए। कॉमनर्स की अगर बात करें, जैसे ग्रेव डिगर्स हो गए या मैकेनिकल्स हो गए, दे स्पीक इन प्रोज टू रिफ्लेक्ट देयर एवरीडे एंड earthly reality. सो प्रोज बेसिकली देखो, वर्ड्स इज अ हाई स्टैंडर्ड थिंग। प्रोज क्या होता है? एवरीडे लाइफ, कॉमन मैन लाइफ, ये सब दिखाता है। Psychological shift more interesting when a noble character like Hamlet और लेडी मैकबेथ से बड़े बड़े कैरेक्टर जिनको वर्ड्स में बात करना चाहिए, वो भी प्रोज पे शिफ्ट होते हैं। ये बेसिकली दिखाता है, इट ऑफन सिग्नल अ ब्रेकडाउन इन ऑर्डर एंड सेनिटी। हैमलेट का यूज करना प्रोज को, वो कब यूज करता है? जब वो मैड एक्ट करता है। क्यों? ताकि कोर्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। मैकबेथ की अगर बात करें, तो जो मैकबेथ की बहुत फेमस स्लीप वॉकिंग सीन है, वो किस में लिखा गया? प्रोज में। टू रिफ्लेक्ट हर फ्रेगमेंटेड एंड गिल्ट रिडन माइंड। द लॉस ऑफ रिदम, जो ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं, द लॉस ऑफ रिदम ऑफ वर्ड्स सिंबलाइज कि भाई उनका भी अपने ऊपर कोई अब सेल्फ कंट्रोल, कैरेक्टर का भी अपने ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा है, और कोई मॉरल हार्मनी नहीं रही है। Examine the importance of setting. Setting plays a very vital role in Shakespeare play. आपने उनकी सेटिंग देखी होगी, किसी की वेनिस है, किसी की फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, किसी की इजिप्ट है। आपको उनका बताना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन शेक्सपियरियन प्ले। शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं, दे आर नॉट जस्ट जोग्राफिकल। ये जो प्लेसेस उठाए गए हैं, सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं उठाए गए हैं। ये एक मूड सेट करने के लिए, लॉजिक दिखाने के लिए प्ले का उठाए गए हैं। जैसे कि एज यू लाइक इट में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन क्या है? एक ग्रीन वर्ल्ड है, जहाँ पे जो भी कोर्ट है, सोसाइटी है, सिटी है, इनके रूल्स अप्लाई नहीं होते। यानी कैरेक्टर क्या कर सकते हैं? अपना ट्रू सेल्फ ढूंढ सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में वेनिस है, विच हैज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेनिस। वेनिस क्या है? कोल्ड, एक मैस्कुलिन वर्ल्ड है जिसमें मनी, लॉ है। बेलमोंट क्या है? उल्टा एक फेमिनिन वर्ल्ड है, जिसमें म्यूजिक है, मर्सी है। इसीलिए प्ले का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शो होता है। सिमिलरली एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में अगर आप देखें, तो रोम क्या सिंबलाइज करता है? कोल्ड, फुल ऑफ रूल्स, डिसिप्लिन। इजिप्ट क्या शो करता है? फेमिनिज्म, पैशन, लग्जरी, द अबेंडनमेंट ऑफ पब्लिक लाइफ। सो शेक्सपियर के लिए जगह है, सेटिंग जो है वो एक सेटिंग नहीं है, वो भी एक अपने आप में कैरेक्टर की तरह रोल प्ले करता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ देयर सोल। Now let's move to Marlowe. What is Marlowe's mighty line? और Marlowe's mighty line का क्या इंपॉर्टेंस है? सी बेन जॉनसन ने ये वर्ड कॉइन किया था, और ये मार्लोज माइटी लाइन उसने मार्लो के लिए बोला था कि उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बड़ी इनोवेटिव तरीके से यूज किया है। बिफोर मार्लो ड्रामेटिक वर्ड्स वर लिटिल क्लंकी एंड दे वर राइम्ड। जबकि मार्लो जब आया तो उन्होंने उसको सोनोरिटी दिया, ग्रैंडियोर दिया, रेटोरिकल पार दिया। दिस अलाउज इज ओवर रीचर प्रोटेगोनिस्ट। आपको उसके प्रोटेगोनिस्ट पता होंगे, सारे के सारी और ओवर रीचर है। टेम्बलेन ओवर रीचर है, फस्टस ओवर रीचर है, एंड बेरेबस इन जियो ऑफ माल्टा ओवर रीचर है। टू स्पीक विद द लिरिकल इंटेंसिटी, ताकि उनकी मैसिव ईगो उससे दिखाई जा सके। It transformed English drama from simple storytelling into high poetic art form. Discuss the concept of Renaissance man in the context of Dr. Faustus. Dr. Faustus कैसे रिफ्लेक्ट करता है एक रेनेसांस मैन को? सी डॉक्टर फॉस्टस एक अल्टीमेट रेनेसांस मैन है, एक ऐसा स्कॉलर जिसके पास जितनी ह्यूमन नॉलेज है सारी है। लॉ है, फिजिक है, डिविनिटी है, लॉजिक है, बट देन ऑल्सो ही एम्बॉडीज द रेनेसांस ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस पता है ना आपको? एक्सेसिव प्राइड। The belief that human power should be limitless. His desire कि मैं demigod बनूंगा leads to necromancy. और this play explores the conflict कि medieval view क्या है of submission to God, and Renaissance view क्या है कि it is all about individualism. It is about the scientific discovery, और वो ही Faustus करता है। How do the good angel and the bad angel or evil angel functions in Marlowe's Dr. Faustus? Good angel
इविल एंजल आपको पता होगा, गुड एंजल बैड एंजल्स क्या है वहां पे। दे आर एक्चुअली द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ डॉक्टर फॉस्टर साइकोमैकिया। उसी का बैटल देखिए, हमारे अंदर भी होता है ना थॉट प्रोसेस, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो कोई एक्सटर्नल थॉट नहीं होता, वो हमारी ही साइकोलॉजिकल बैटल होती है। तो वो फॉस्टर्स का बैटल दिखा रहा है उसके सोल का, वो उसी का डुअल नेचर दिखा रहा है। गुड एंजल दिखा रही है डिवाइन मर्सी एंड द पाथ टू सैल्वेशन, जबकि इविल एंजल दिखा रही है उसकी प्राइड, उसकी सेंशुअल डिजायर। And their presence proves that Foster's damnation is not fated. As I told you कि फेट नहीं मानते थे वो, कि अगर कोई कैरेक्टर का फाटल फ्लॉ हो रहा है, शेक्सपियर भी और मार्लो भी, तो वो उसी के रिफ्यूजल की वजह से हो रहा है। नहीं तो उसको रिपेंट करने का चांस मिला था, उसको बोला गया था कि आप रिपेंट कर लो, बट उसने अपनी एक्सेसिव प्राइड में रिपेंट नहीं करा, उसने उसको रिफ्यूज कर दिया। What are the characteristics of a Machiavellian hero in Marlowe's play? आपको अगर ये एमसीक्यू में भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैकियावेलियन हीरो मार्लो के प्ले में कौन है, दैट इज Barabbas in Jew of Malta. Inspired by Niccolo Machiavelli, the prince, this hero, like Barabbas in Jew of Malta, believes that might is right. उनका प्राइमरी ट्रेट ही क्या होता है कि वो कनिंग होते हैं, पॉलिटिकल प्रेगमेटिस्ट होते हैं, एंड देयर इज अ टोटल लैक ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी, मोरालिटीज उनके अंदर नहीं होते हैं। रिलीजन को तो वो एक चाइल्डिश टॉय मानते हैं कि वो तो सिर्फ मसीह को कंट्रोल करने के लिए होता है। एंड while they are often villains, Marlowe makes a fascinating because of their intellectual superiority. तो वो जो विलेन तो है, लेकिन विलेन के साथ दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। सो इजीली जितने भी लोग उनके आसपास होते हैं, चाहे वो प्रोटेगोनिस्ट ही क्यों ना हो, मेन हीरो ही क्यों ना हो, वो उसको बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। In what ways is Marlowe's Edward II different from the other heroes focused play? See, Marlowe का जो एडवर्ड सेकंड है, वो बाकी प्ले से कैसे डिफरेंट है? मार्लो के सुपर ह्यूमन कौन है, टेम्बरलेन और फॉस्टिस? वो क्या है, बहुत पावरफुल, बहुत ईगर टू गेट एवरीथिंग इन लाइफ। जबकि एडवर्ड सेकंड क्या है, वो वीक है, ही इज अ वल्नरेबल मोनार्क। दिस क्रॉनिकल हिस्ट्री शिफ्ट फोकस फ्रॉम द ग्रैंड एम्बिशन, जनरली तो यही होता है हीरोज में, द ग्रैंड एम्बिशन। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन फ्रेलिटी, वीकनेस, exploring the instability of heart rather than the power of the will. Tragedy is deeply intimate, जो कि किस पे सेंटर कर रहा है, टू द पैथोस ऑफ men who actually prioritize अपनी पर्सनल लॉयलिटी को, वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है, बिकॉज ही इज फेवरेट, लाइक गैविस्टन आपने देखा होगा कि मैं मेरी नाइटली ड्यूटीज छोड़ता हूँ, जो उसका लव है वो गैविस्टन के लिए, वो उसको ओवर पार नहीं कर पाता है। By depicting a leader who is psychologically unfit for the crown, Marlowe moves away from the poetic idealism to show a messy, violent reality of the political power struggle and human suffering. Briefly explain the overreacher theme found in Marlowe's tragedies. आपको पता होगा overreacher क्या है, ये तो मेन मार्लो का टाइप है। एक ऐसा प्रोटेगोनिस्ट, एक ऐसा हीरो who is driven by obsessive desire. कैसा desire to actually transcend the limitations of mortality. वेदर सीकिंग इनफाइनाइट नॉलेज, चाहे आप उसको जैसे फॉस्टर्स में इनफाइनाइट नॉलेज, वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट देख लीजिए आप, टेम्बरलेन में देख लीजिए, लिमिटलेस वेल्थ देख लीजिए आप, ये कैरेक्टर एक्चुअली कमिट करते हैं सिन, पाप करते हैं किसका, यूब्रिस का। यूब्रिस मींस एक्सेसिव प्राइड। दे बिलीव दैट दे आर exempt फ्रॉम मॉरल एंड डिवाइन लॉज. Marlowe uses Icarus myth as a framework. His hero fly too close to the sun on the wings of ambition, while their initial ascent embodies the Renaissance spirit of individualism. Their refusal to acknowledge ethical boundaries lead to inevitable, अगर वो acknowledge ही कर ले कि कोई ethical boundaries भी होती हैं, कोई moral भी होता है, तो उनका destruction ना हो, but it ultimately, because वो refuse करते हैं, it ultimately lead to inevitable catastrophe and a tragic solitary downfall. What is a comedy of humor and how did Ben Jonson use it? So Marlowe के बाद we come to Ben Jonson. Ben Jonson ने comedy of humor को कैसे use किया है? Ben Jonson's comedy of humor is rooted in ancient medical theory
4 एलिमेंट्स मैंने आपको कल भी वीडियो में पढ़ाए थे। एक है ब्लड, एक है फ्लेगम, एक है कोलेर और एक है मेलनकली, जो एक्चुअली ह्यूमन के टेम्परामेंट यानी कैसा वो बिहेव करता है उसको गवर्न करता है। जॉनसन पॉजिटेड दैट अ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इनमें से कोई भी चीज का इम्बैलेंस होता है तो एक चीज जो होती है वो बहुत डोमिनेंट हो जाती है आपकी बॉडी में। वेयर वन ह्यूमर डोमिनेट्स अदर in a specific obsession or type character, such as jealous husband, such as greedy merchant. So his purpose was primarily didactic. By exaggerating one single trait, कोई भी एक single trait को, blood को, phlegm को, choler को, melancholy को, किसी को भी exaggerate करेगा वो to the point of absurdity. Johnson aimed to provide a social psychic, किसके लेंस के थ्रू, सटायरिक लेंस के थ्रू। वो क्या करता था, ही एक्सपोज्ड एंड sought to purge the audience of a similar follies and emotional imbalances. How does Ben Jonson's style of comedy is different from Shakespeare? शेक्सपियर की कॉमेडी और बेन जॉनसन की कॉमेडी में क्या डिफरेंसेस हैं? शेक्सपियर कैसी कॉमेडी लिखते थे? रोमांटिक कॉमेडी, जो ड्रीमी लाइक वर्ल्ड में होते हैं, लाइक इलेरिया। जबकि जॉनसन क्या लिखता है? सटायराइज्ड कॉमेडी। इट्स अ ग्रिटी रियलिटी ऑफ जैकोबियन लंदन। शेक्सपियर की ह्यूमर क्या है? सिंपैथेटिक है, सेलिब्रेटरी है, जिसमें मैरिजेस होती हैं, सोशल रिकंसिलेशन होती है। लेकिन जॉनसन अगर उस साइड देखा जाए तो उसकी सटायर हमेशा करेक्टिव होती है। वो तो चाहता है कि मैं ऐसे सटायर्स लिखूं जिससे जितनी भी फॉलीज है सोसाइटीज में उनको करेक्ट करा जाए। एंड इट इज जुडिशियल। He utilizes biting wit to dissect the vices, hypocrisy, and ugliness of human nature. जबकि शेक्सपियर किस पे फोकस करता था? इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। जॉनसन क्या करता है? स्ट्रिक्ट सोशल क्रिटिक, यूजिंग स्टेज टू पुट ह्यूमन फॉलीज ऑन ट्रायल फॉर मॉरल रिफॉर्म। सो दोनों की कॉमेडीज एकदम कॉन्ट्रास्टिंग होती है। डिस्कस द थीम ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन इन वॉलपोन। वॉलपोन में ग्रीड और डिसेप्शन दिखाना है आपको। वॉलपोन उनका एक मास्टरपीस है ऑफ सटायर, जो बेसिकली किस पे फोकस करता है? इन ऑन द एवरेज, दैट इज एक्सट्रीम ग्रीड एंड द सब्सिक्वेंट इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ही यूज बीस्ट फेबल्स यूज करते हैं जिसमें उनके कैरेक्टर्स के नाम है, लाइक एनिमल लाइक द फॉक्स, फॉक्स का नाम क्या है? वॉलपोन। वल्चर क्या है? वॉल्टोर। टू सजेस्ट दैट दे हैव सेंड, एनिमल क्यों यूज किए हैं? ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी को ही क्या कर दिया है? सरेंडर कर दिया है टू प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स। In this world, the sacred bonds between father and son, husband and wife are sacrificed for the mere hope of an inheritance. Ultimately, वो sharp irony use करते हैं to actually demonstrate the deceivers, Volpone and Mosca, who becomes the victim of their own cunning. Prove, proving the fact कि अगर आपकी greed unchecked है तो आपका self destruction होगा ही होगा। What is the significance of the three unities in Johnson's play? आपको तीन unities पता होगी, Aristotle's unity, unity of time, unity of place and unity of action. Johnson उसको बहुत strictly follow करते हैं. By limiting the plot to one day, one location and one central narrative, he achieved the high degree of verisimilitude, that is realism, unlike the sprawling multi-location plays of his contemporaries. He tightly constructed architectural plots, heightened dramatic tension. ये जो structural discipline है ये ensure करता है that the chaotic unraveling of his character feel more intense. यानी जो characters की unraveling है वो ज़्यादा intensity show करे, and logically inevitable, making the satirical impact more centered and effective for the discerning audience. What was Ben Jonson's theory of satire? जॉनसन का मानना था that the dual purpose of literature is, one is the profit and delight, एक तो है ही, and his theory of satire viewed stage as a judicial bench जहां पे आप सोसाइटी के evil दिखा सकते हैं, and anatomic dissection, his famous word stripe the ragged follies of the time, यानी आप raw truth को दिखाइए,
behind the artificial manners of Jacobean era. फॉर जॉनसन सटायर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो एक मॉरल टूल था कि सोसाइटी को उसका मिरर दिखाया जा सके कि भाई सोसाइटी कैसी है, कितना प्रॉब्लम्स है. By putting human folly on trial, he sought to reform his audience through his ridiculous of their own recognized vices. Briefly explain the character of the alchemist in Johnson play. Alchemist आपने पढ़ा होगा. उन्होंने human gullibility and vanity को दिखाया है through the character of Subtle. A charlatan posing as an alchemist. Subtle क्या करता है? Pseudo scientific jargon use करता है to exploit the universal desire कि मुझे wealth चाहिए. Effectively transforming the base metal of his victim's greed into his own profit. यहाँ पे जॉनसन सजेस्ट करता है कि जो विक्टिम्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट इनोसेंट. वो भी क्यों ट्रैप हुए हैं? क्योंकि उनके पास भी एक डिजायर है, उनके पास भी लालच है. दे आर ट्रैप्ड बाय देयर ओन एवरिस एंड डिजायर टू bypass the natural order. The play functions as a cynical study on a study society which comprise of sharks and gulls, जहाँ पे deceptive predators हैं who thrives on the moral bankruptcy of their prey. What is a metaphysical conceit? और जॉर्डन उसको कैसे यूज करता है? सो नाउ वी हैव कम टू जॉर्डन. अब मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है? एक फार फेस्ट कंपैरिजन होता है दो अनरिलेटेड थिंग्स में जो कंप्लीटली अलग होती है, जो बेसिकली रीडर को शॉक कर देता है, उसको एक न्यू रियलाइजेशन देता है, न्यू अंडरस्टैंडिंग देता है. Unlike Petrarchan metaphors which were emotional, डन के conceits जो हैं वो बहुत intellectual होते हैं. For example, a valediction forbidding mourning पढ़ा होगा. उसने दो lovers को compare करा है twin legs of a stiff compass. ये mathematical imagery जो उन्होंने use किए हैं, ये suggest करता है that while they are physically तो they are apart, but they remain spiritually interdependent. सच विट रिक्वायर्स द रीडर कि वो भी अपना लॉजिक लगा सके टू गेट टू नो द अंडरलाइंग इमोशन, मेकिंग अ कंसीड द होल मार्क ऑफ मेटाफिजिकल स्टाइल. डिस्कस द ब्लेंड ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन लव इन डन्स वर्क. डन का जो वर्क है दैट बेसिकली blurs the boundary between erotic desire and spiritual divinity, which suggests a completely different experience, a unity of experiences. In his secular poem, for example, the Canonization, उन्होंने religious metaphor use किया है to elevate physical lover into canonized saints. Conversely, in his holy sonnet, उसने passionate, almost violent language use करी है to beg for God's love. This intermingling of sacred and profane reflects his belief for the intensity of human love is a mirror of divine passion. For Donne, language of a body and language of the soul are essentially one and the same. What is a heroic couplet and why did Pope prefer it? पोप जो है हेरोइक कपलेट को कैसे यूज करते हैं? सी हेरोइक कपलेट क्या होता है? जिसमें दो राइमिंग लाइंस होते हैं. किस में लिखे होते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं. पोप ने प्रेफर किया क्लोज्ड फॉर्म because it provides unmatched structural balance, clarity, and conciseness to the audience. It was a perfect vehicle for his didactic poetry and sharp epigrams. The symmetry of couplet allows him to deliver satirical hits or universal truth. For example, उसने एक line बोली, a little learning is dangerous thing. It is a highly memorable and a musical way. For Pope, the couplet actually represents the neoclassical ideas for order and restraint, making it a very important signature poetic tool. Discuss Pope's view of nature in his essay on criticism. To Pope, nature was not a wild or a chaotic force, but rather it was a symbol of order and nationality. He famously defined it as an unerring nature, which basically tells that it is eternal and there are unchanging laws of the universe.
उनका बिलीव था that the ancient writers like Homer had already captured the essence of nature perfectly. Therefore, आपको क्या करना है, मॉडर्न राइटर्स को क्या करना है, सिर्फ जो होमर है या एंशियंट राइटर्स हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट थे, उन्होंने नेचर को परफेक्टली फॉलो करा हुआ है. So you only meant to adhere to established classical rules of art. पोप के व्यू के हिसाब से these rules are simply nature methodist. That is the wisdom of past refined into the logical system of the present. What is the purpose of satire in Pope's poetry? So आपको ऐसे भी आ सकता है कि कंपैरिजन करना है आपको, because Ben Jonson is all about satire. So पोप के भी satire के पर्पस से आपको दोनों को कंट्रास्ट और कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है. पोप का satire जो है, it is a moral weapon. कैसे? Because it has to protect the cultural and ethical standards of a degenerated age. For example, उनके वर्क में like the Dunciad, he mocks the dunces or the bad writers, जो actually, according to whom, he believed that they were actually corrupting the English language and intellect. His satire is fundamentally corrective in nature. He uses sharp ridicule to shame the wicked and the foolish into reform. By acting as a guardian of reason and civilized value, Pope used his wit to expose the truth between artificial manners of his era. What is negative capability by Keats? So हमने अभी तक पोप को कवर किया है, जॉनडन, and then Ben Jonson, William Shakespeare, Marlowe, and now we come to Keats. What is negative capability as defined by Keats? Keats ने define किया negative capability as the ability of a writer जो uncertainties में ही रहेगा, mysteries में ही रहेगा, doubt में ही रहेगा, without any irritable reaching after the fact or reason. Unlike poets who seek to impose a moral or a logical conclusion on their work, poet with the negative capability remains open. उनका जो है वो open ही रहता है to the complexity of human experience. Keats believed that a great artist must be able to lose their identity in the subject they are describing. कि अपनी identity को पूरा lost कर दीजिए in the work, in the subject they are describing, which allows a deeper and a more objective exploration of beauty and truth in literature. Discuss the theme of beauty and truth, जो अभी मैंने बात करी, beauty and truth in the nature, in Ode on a Grecian Urn. The final lines of Ode on a Grecian Urn, उन्होंने बोला है beauty is truth, truth beauty, which suggests that the ultimate reality अगर आपको कहीं मिल सकती है तो that is through the aesthetic experiences. While human life is fleeting and it is subjected to decay, वो तो सड़नी है. Beauty जो है, the beauty is captured in the art is eternal. जो art में beauty है वो कभी नहीं मरती है, वो कभी change नहीं होती है. The urn here represent a cold pastoral, which remains a friend to man across generations. For Keats, the pursuit of beauty is not mere escape, but it is actually a way to assess a higher and a more permanent truth that transcends mortal suffering. How does Keats use sensuousness in his poetry? Keats is often called the most sensuous of the Romantic poets because of his imagery to all five senses simultaneously. He does not describe a scene to make the reader feel the texture and taste the sweetness or hear the melodies. यानी वो सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो एक्चुअली उसको फील कराते हैं, स्वीटनेस को टेस्ट कराते हैं और मेलोडीज को हियर कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ओ टू द नाइटिंगेल और द ईव ऑफ द सेंटागनिस्ट, his lush concrete description of wine, flowers, fabric create a vivid physical experience जो बेसिकली सेंसरी डिटेल्स पे बहुत फोकस करता है, सो दैट रीडर क्या करें, फुल्ली अपने आप को एनग्रॉस कर ले, इमोर्स कर ले इनटू द इंटेंसिटी ऑफ द मोमेंट दैट ही डिपिक्ट्स. Discuss the conflict between the ideal and the real in Ode on a Grecian Urn. Keats explore करते हैं that the poignant tension between the transience of human life and the permanence of art. वो कंट्रास्ट करते हैं रियल वर्ल्ड को, जहाँ पे ह्यूमन सफर करता है फ्रॉम अ हार्ट हाई sorrowful एंड ब्यूटी inevitably fades, जबकि आइडियल वर्ल्ड क्या होता है, दैट इज डिपिक्टेड ऑन अर्न. On the urn, the bold lover never reaches his kiss.
yet his beloved remains forever young. ये जो कोल्ड पेस्टोरल है ये represent करता है the paradox of art. It is frozen, it is silent, but it captures an eternal and unchanging truth कि वो frozen तो है, वो silent तो है, लेकिन उसमें eternal truth है जो कभी change नहीं होने वाला है. Ultimately, Keats suggests that while human existence तो क्या है fleeting है, वो तो खत्म होने वाला है, वो decay हो जाएगा, beauty in the arts provide a lasting consolation for humanity. What is the significance of Hellenism in the poetry of John Keats? Hellenism reflects Keats' profound affinity to Greek mythology, Greek art, and Greek culture. Although he read Greek words only in translation, he captured the Greek spirit in the sculptural clarity. Notably, he was inspired by Elgin marbles. For example, उसकी poem है Endymion, where he treats ancient myth not as dead stories. वो खुद ही बोलते हैं कि जो एंशियंट मिस्ट है वो डेड स्टोरीज नहीं है, वो लिविंग सिंबल्स हैं ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन. फॉर कीट्स हेलेनिज्म क्या है? इट प्रोवाइड्स यू अ सेंस ऑफ एस्थेटिक परफेक्शन and the order he found lacking in chaotic industrial world of this time. उनकी poetry thus breathes new life into old world, which actually explores the timeless human suffering and beauty. Explain the theme of escapism in Ode to a Nightingale. In this ode, Keats क्या करता है? Actually, he seeks to escape the weariness, the fever, and the fret of the world. जहाँ पे the youth and the beauty inevitable perish. He pursues escapism. Escapism तीन phases से. First through wine, and then through the viewless wings of poesy, that is imagination, and finally the concept of easeful death. Nightingale का जो song है, that symbolizes an immortal, deathless voice that transcends history. However, poet is ultimately pulled back from his trance to the soul self. This suggests कि while imagination आपको एक temporary refuge तो दे देता है, लेकिन one must eventually return to the reality of human existence. Now, कीट का एक और वर्क है जो आपको बताना है of melancholy in Ode on Melancholy. Keats presents a unique perspective on melancholy, arguing कि true sadness जो होती है वो darkness में नहीं होती है, rather आपको in the very heart of joy और beauty में मिलेगा. He suggests that melancholy dwells with beauty and beauty must die, meaning the intensity of joy is inseparable with the awareness at its loss. To truly experience life, one must burst joy's grape against the palate. दिस इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ प्लेजर एंड पेन उन्होंने दिखाया है कि अगर आप बहुत हंस रहे हैं, बहुत स्माइली हैं, बहुत इट always has, it is always found in the heart of joy and beauty. And this interconnectedness of pleasure and pain signifies a very deep and sensitive and lived life that appreciate the sovereign power of melancholy, turning sadness into mark of profound human experiences. Discussed Charles Dickens as a social reformer with reference to his portrayal of the poor and the downtrodden in Victorian England. चार्ल्स डिकन एक प्री एमिनेंट सोशल क्रिटिक है विक्टोरियन एरा के. वो नॉवल अपनी यूज करते हैं एज अ पावरफुल इंडिक्टमेंट ऑफ 19th सेंचुरी लंदन हार्श कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल वो क्या एक्सपोज करते हैं? ये एक्सपोजेस अ सिस्टमैटिक क्रुएलिटी ऑफ पुअर लॉस. वर्क हाउस सिस्टम कैसा है? फॉर एग्जाम्पल मेजरली आप ओलिवर ट्विस्ट में देखते हैं. डार्विन डिकन का ये मानना था दैट लिटरेचर शुड सर्व एज अ डाइडेक्टिक पर्पस. एक, that it should prick the conscience of the wealthy by humanizing the marginalized. Through deeply sympathetic characters, he transformed poverty into a cold static into a vivid human struggle. Successfully advocate किसको करते हैं? For the legislative and the moral change, so that जो vulnerable members of the society हैं उनको protect किया जा सके. Analyze the critique of the industrial revolution and the fact-based education system in hard times. हार्ड टाइम्स डिकन का एक वर्क है विच क्रिटिक्स यूटिलिटेरियन. अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? एक फिलोसफी है विच एक्चुअली प्रायोरिटाइज कोल्ड लॉजिक ओवर ह्यूमन इमोशन. दो थ्रू थॉमस
ग्रेडगेंट ही पोर्ट्रेड एन एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे चिल्ड्रन को लिटिल वेसल्स की तरह माना जाता है कि उनको सिर्फ किससे भरना है, फैक्ट से भरना है. द सेटिंग ऑफ कोक टाउन सर्व्स एज अ ग्रिम सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे पूरा लैंडस्केप इज स्मोक फिल्ड एंड इट इज रिड्यूस्ड इंडिविजुअल टू मेयर हैंड्स. यानी वहां पे इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ हाथ का काम कर रहे हैं, हाथ यानी वर्कर का काम कर रहे हैं, और कॉग्स इन अ मशीन. डिकिन आर्ग्यू करते हैं द लाइफ इज स्ट्रिक्टली गवर्न बाय रैशनलिज्म, और इससे क्या होता है, आपकी स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है. Contrasting the rigidity of a stone lodge with joyful fancy found in slurry circus. What is the significance of London as a character in Dickens' novels such as Bleak House or Great Expectations? उनके दो वर्क हैं, Bleak House और Great Expectation. लंदन सिटी को उन्होंने एज अ कैरेक्टर यूज किया है कैसे? डिकन के लिए लंदन एक लिविंग, एक ब्रीदिंग एंटागोनिस्ट है, सिर्फ एक सेटिंग, सिर्फ एक जगह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बीक हाउस में द परसुएसिव फॉग, फॉग में आपको कुछ नहीं दिखता है, दैट सिंबलाइजेस करप्शन एंड कंफ्यूजन ऑफ द कोर्ट ऑफ चैंसरी. ये सिटी क्या है, एक लैंडस्केप है, लेकिन किसका, एक्सट्रीम्स का, जहाँ पे अपर क्लास लग्जरी जो है वो बॉर्डर कर देती है द डिकेइंग टॉम ऑल अलोन सम्स, यानी द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. थ्रू एटमॉस्फेरिक रियलिज्म डिकन शो करते हैं कि कैसे अर्बन एनवायरनमेंट जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, हेल्थ एंड मोरालिटी ऑफ द इनहेबिटेंट्स. लंदन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, लंदन इज अ इंस्टीट्यूशनल डीके ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड. इट इज अ काइंड ऑफ डिसीज दैट कनेक्ट ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस कि उनकी सोशल रैंक क्या है एंड द परसीव्ड आइसोलेशन. Explain the concept of caricature and Gothic element in Dickens' characterization. Dickens is a master of caricature. वो क्या करते हैं, मेमोरेबल फिगर्स बनाते हैं, कैसे, एग्जैजरेटेड फिजिकल ट्रेट्स दिखा के या फिर रेपिटेटिव कैची फ्रेजेस दिखा के, टू हाईलाइट द स्पेसिफिक मॉरल वर्च्यूज एंड वाइसेस. वो क्या करते हैं, अपने ह्यूमर को ब्लेंड कर देते हैं किसके साथ, गॉथिक एलिमेंट्स के साथ, टू एक्सप्लोर दैट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. फॉर इंस्टेंस अगर मिस हैविशम को देखें इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दैट इज अ क्लासिक गॉथिक फिगर लिविंग इन अ डिकेइंग mansion in a death in life state. This blends of a comic and a macabre allows Dickens to make his social critique more striking, using a grotesque to present the internal and external rot of Victorian society. Discuss the theme of social mobility and the gentleman in Great Expectation. एज अ बिल्डिंग्स रोमन, कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था दैट बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन डीकंस्ट्रक्ट द विक्टोरियन आइडल ऑफ अ जेंटलमैन. पिप जो है वो इनिशियली बिलीव करते हैं दैट स्टेटस इज ओनली डिफाइंड बाय वेल्थ और इट इज डिफाइंड बाय क्लोथ्स. बट डिकेन जो है इसको रिवील करते हैं दैट ट्रू नोबिलिटी इज फाइंड इन द हार्ट. बैंक अकाउंट से नहीं, हार्ट से होता है. द अनएडुकेटेड ब्लैकस्मिथ जो जो ग्रेगरी है, वो ही एक्चुअली ट्रू जेंटलमैन दिखाए गए हैं थ्रू द इनेट काइंडनेस एंड लॉयल्टी. वेयर एज जो वेल्दी है बट क्रूअल बेंटले ड्रमल. बाय रिवीलिंग द पिप्स फॉर्च्यून कम्स फ्रॉम कन्विक्ट, डिकन जो है वो शैटर करते हैं उस इल्यूजन को कि क्लास सुपीरियोरिटी क्या होते हैं. And what does he teach then? He teaches that moral growth and integrity are the only authentic form of social advancement. How does Dickens use pathos and sentimentality in to engage his writers? Pathos क्या होता है? It's a central tool in Dickens' writing work, जो basically एक deep trigger करता है deep emotional response को regarding the social neglect. बाय फोकसिंग वो दिखाते हैं इनोसेंट चाइल्ड की सफरिंग दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल टाइनी टिम और लिटिल नेल. वो क्या कर रहे हैं, रीडर्स जो भी ऑडियंस है, जो भी रीडर्स हैं, उनके अंदर एम्पथी प्रिवोक करने की कोशिश कर रहे हैं. वाइल सम क्रिटिक्स ये लेबल करते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटालिटी दिखाई है. इट वॉज अ स्ट्रैटेजिक चॉइस डिजाइन टू स्पर हिज ऑडियंस इनटू सोशल एक्शन. ये जो इमोशनल कनेक्शन दिखाया है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर हिज सीरियलाइज्ड नॉवल.
एंश्योरिंग के लोग जो हैं वो इमोशनली इन्वेस्टेड ही रहें। जैसे आपने आजकल अपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि क्या करते हैं, वो इमोशनली ही टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस को, ताकि हमारी मम्मियाँ जो हैं, दीदियाँ जो हैं, अंकल्स जो हैं, वो उसके साथ, उस सीरीज के साथ अटैच्ड रहे, इन्वेस्टेड रहे इन द फेट ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि हम भी सोचते रहते हैं कि भाई इस कैरेक्टर के साथ अब क्या होगा, और द रियल वर्ल्ड इनजस्टिस दे मिरर्ड। How does Thomas Hardy, now let's come to Thomas Hardy, as a regional novelist with a specific reference to the creation of Wessex. थॉमस हार्डी क्या है? एक प्री एमिनेंट रीजनल नॉवेलिस्ट है इन इंग्लिश लिटरेचर, इमोर्टलाइजिंग द सेमी फिक्शनल लैंडस्केप ऑफ वेसेक्स। हार्डी के लिए वेसेक्स एक बैकड्रॉप नहीं है, वो एक लिविंग एंटिटी है दैट एक्टिवली शेप्स द डेस्टिनीज एंड द मोरालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर्स। Through detailed realism, he captured the local dialects वहाँ के एग्रीकल्चर ट्रेडिशन, द स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वे प्लेस। वेसेक्स क्या सर्व कर रहा है? इट इज सर्विंग एज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ विक्टोरियन वर्ल्ड। वो ये दिखा रहा है कि कैसे प्रेग्नेंट ट्रांजिशन है, व्हेन एंशियंट रूरल पेगन सोसाइटी जो है, इट इज ग्रेजुअली एनक्रोचिंग अप बाय द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां वो बहुत और भी ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेल सेंटर है टू द यूनिवर्सल ट्रेजेडीज। Analyze the role of fate and chance hap in tragedies of Thomas Hardy. Hardy's tragic vision is defined by a deep pessimism, जहां पे human lives are only governed by the immanent will, an indifferent cosmic force. शेक्सपियर के हीरोज कैसे थे? जहां डाउनफॉल्स टर्न्स फ्रॉम देयर इंटरनल फ्लॉज। हार्डी के कैरेक्टर उल्टा है कि इंटरनल फेट कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फेट के विक्टिम है वो, यानी फेट एंड चांस। स्मॉल एंड इंसिडेंटल कोइंसिडेंसेस सच एज लॉस्ट लेटर, टेस्ट में क्या है? लॉस्ट लेटर, उसी से उसका कैटास्ट्रॉफिक एंड हो जाता है। तो उसके अपने फ्लॉ से नहीं होता है, एक्सटर्नल फेट और चांसेस से होता है। एंड दिस सजेस्ट व्हाट? दिस सजेस्ट दैट ह्यूमन आर मेयरली पपेट्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो होना है वो होना ही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वट एवर इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे वही है कि ह्यूमन क्या है? पपेट है इन द हैंड ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। His work emphasizes the profound helplessness that आदमी क्या है? हेल्पलेस है against the vast, unfairing and uncaring and the often cruel laws of the universe. Discuss the time of nature as indifferent force in return to the narrative of Tess of the D'Urbervilles. In Hardy's fiction, nature is never a kind mother. Rather, nature कैसे दिखाया गया? A vast, ancient and indifferent force. In the return of native, Edgar Heath क्या करते हैं? It is portrayed as a haggard, timeless landscape, utterly unmoved by human suffering. Similarly, Tess में अगर देखा जाए, the beautiful environment of Blackmoor Vale offers no protection. So nature कोई protection provide नहीं करता protagonist को during her trials. Using a naturalistic lens, हार्डी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ह्यूमन जो है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो सब्जेक्टेड है टू द सेम हार्श सर्वाइवल लॉज। हालांकि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम जैसे एनिमल के हार्श लॉज सर्वाइवल्स हैं, ऐसे सेम हमारे भी हैं। व्यूइंग एंटरटेनमेंट एज अ कोल्ड एंड अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल। कि एनवायरनमेंट क्या है? वो एक कोल्ड ऑब्जर्वर है, साइलेंट ऑब्जर्वर है, कि जितना भी हमें परेशानियां होती हैं, जितने भी हमारे सफरिंग्स होते हैं, वो उसका आराम से बैठ के देखता है। हाउ डज थॉमस हार्डी क्रिटिक social conventions and double standards in the tests of the D'Urbervilles? By subtitling his novel, उसने नॉवल का सबटाइटल क्या लिखा है? प्रो प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। हार्डी डायरेक्टली चैलेंज करता है रिजिड विक्टोरियन सोशल मोरालिटीज को। वो क्रिटिक करते हैं डबल स्टैंडर्ड को, that forgives a man's sexual indiscretions while permanently branding a man as women as fallen। ये तो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी होते हैं कि मैन की सेक्सुअल इंडिस्क्रिशंस को आप फॉरगिव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वेयर इज विमेन को आप लेबल कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। थ्रू टेसिस ट्रेजेडी, हार्डी एक्सपोजेस द क्रुअलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिलीजन एंड द सोशल लॉज। जो क्या करता है? विक्टिम को ही पनिश करता है रादर देन द परपिट्रेटर। He argues that Tess remains pure
according to the law of nature, regardless क्या भी societal judgments थे. This radical stance positioned Hardy as a transitional figure जो basically किसको question करता है, वो the fundamental hypocrisies जो Victorian era में थी उसको question करता है. Explain the significance of the vanishing rural life in Hardy's fiction. Hardy's के novel में it serves as a poignant elegy of a dying way of life during the period of rapid technological changes. वो शो करते हैं कि कैसे एंशियंट कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हो रही है वो डिक्लाइन होती जा रही है क्योंकि उनकी जगह क्या आते जा रहे हैं मैकेनिकल थ्रेशर्स आते जा रहे हैं which represents a profound rural dislocation. कैरेक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड टेस वो फाइंड करते हैं अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को क्लैश कर रहे हैं किसके साथ विद द मॉडर्नाइजिंग वर्ल्ड. दिस थीम हाईलाइट हार्डीज एंजाइटी. उनकी खुद की एंजाइटी को शो करता है कि आइडेंटिटी जो है वो लूज कर रहे हैं हम. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कम्युनिटी खत्म हो रही है कैसे. एंड दे आर कॉट बिटवीन द रिदमिक पास्ट एंड एन एलियनेटेड इंडस्ट्रियल फ्यूचर. Discuss the pessimistic philosophy in Hardy's poetry, such as in the Darkling Thrush. हार्डी की जो पोएट्री है दैट इज पोस्ट डार्विनियन वर्ल्ड जहां पे किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है पोस्ट डार्विनियन वर्ल्ड को जहां पे ट्रेडिशनल रिलीजियस कंफर्ट जो है वो तो खत्म हो गए हैं leaving a sense of cosmic silence. In the Darkling Thrush, he described a spectre grey world at the turn of a century that feels dead and hopeless. However, the introduction of a frail bird वो क्या कर रही है एक एस्टेक्टेड साउंड क्रिएट कर रही है जो कि क्या सजेस्ट कर रहा है एक ट्रेम्बलिंग होप एक थोड़ी सी होप that a poet cannot logically understand. His work explores the theme of loss and the relentless passing of time. जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रगल कर रहा है to find the meaning in this mysterious and often dark and unguided universe. Now let's come to Virginia Woolf. Discuss Virginia Woolf's contribution to the stream of consciousness technique in the modernist fiction. Virginia Woolf क्या है? She is a pioneer of stream of consciousness. एक ऐसी narrative technique है that actually captures the multitudinous thoughts which is passing through a character's mind. उनके essay में आपने देखा होगा the modern fiction. She argues कि life is not a series of gig lamps, but it is a luminous halo which is surrounding our consciousness. तो वो एक्सटर्नल प्लॉट से वर्जीनिया वुल्फ कहाँ पे आ जाती है इंटरनल मोनोलॉग पे. वुल्फ कैप्चर करती है रैंडम मूवमेंट्स एंड फ्लिकरिंग मेमोरीज इन डेली लाइफ. दिस टेक्निक इज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रायोरिटाइज करता है दैट हाउ इट फील्स. क्या हुआ है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कैसा फील होता है विच अलाउज अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सब्जेक्टिव रियलिटी एंड द ह्यूमन साइकी. Analyze the concept of moments of being in the work of Virginia Woolf. Moment of being क्या होता है? It is Woolf's term for a sudden flash of intense self-awareness, where an individual feels fully connected to the reality. She contrasted this with non-being. Non-being क्या है? The cotton wool of daily routine and habits. These moments provide a shock of poetic insight, often occurring during simple acts. For example, Mrs. Ramsay क्या करती है? It's watching a light into the lighthouse. दिस कंसेप्ट इज वाइटल फॉर एग्जाम. क्यों है हमारे लिए? बिकॉज वुल्फ जो है वो ये बिलीव करती है कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है वो फ्रेगमेंटेड चीजों में मिलता है ट्रांजिटरी एक्सपीरियंस में मिलता है रादर देन बहुत बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स में. हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस इन द रूम ऑफ वंस ओन. इसका रिलेशन आपके फेमिनिज्म मूवमेंट से भी आ सकता है. A room of one's own is a cornerstone of literary feminism. वेयर वुल्फ क्या है वो आर्ग्यू कर रही है कि एक फीमेल को जो है पैसे चाहिए और खुद का एक कमरा चाहिए अगर उसको फिक्शन लिखना है तो. थ्रू द ट्रैजिक फिगर ऑफ जूडिथ शेक्सपियर विलियम की इमेजिनरी गिफ्टेड सिस्टर शी इलस्ट्रेट कि कैसे सोशल और इकोनॉमिकल लिमिटेशंस की वजह से इट हिस्टोरिकली स्टिफल्ड फीमेल जीनियस. वुल्फ advocates for androgyny in writing.
suggesting that a truly creative mind must be resonate and porous, जिसमें दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, मैस्कुलिन क्वालिटीज भी होनी चाहिए, फेमिनिन क्वालिटी भी होनी चाहिए. दिस टेक्स्ट हाइलाइट्स द नेसेसिटी कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम विमेन के लिए होनी चाहिए एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए अगर आपको आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी चाहिए तो. Discuss the theme of time and change in Mrs. Dalloway or To the Lighthouse. In Woolf's novel, time जो है सेंट्रल कैरेक्टर है, एक्सप्लोर्ड थ्रू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्रॉनिकल टाइम जो होता है और एक साइकोलॉजिकल टाइम होता है. फॉर एग्जाम्पल मिसेस डैलोवे में देयर इज अ स्ट्राइकिंग ऑफ बिग बेन, वो परमानेंटली स्ट्राइक करता रहता है, which reminds character of the linear propagation, while their memories stretch and compress the internal movement. Whereas when you come into the lighthouse, the time passes sectional lyrically depicts 10 years, which is subjected to transience, art, memory, and provide a sense of permanence against the fragmentation of the modern world. What is the significance of the lighthouse as a symbol in Woolf's fiction? See, lighthouse kya hai? It's a complex, fluid symbol which is actually representing different truths to different characters. To the rational, like Mr. Ramsay, it is a distant objective goal. Whereas जहाँ पे intuitive मिसेस रैमसी की बात करें, वो internal rhythm को represent करता है, stability को represent करता है. ये एक 10-year journey है, which symbolizes the attainment of vision and the reconciliation of family after the trauma of World War One. It is important to note कि इसका meaning जो है वो ambiguous है. And the changes based on the angle of vision. आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस हिसाब से आप उसको सिंबलाइज करेंगे. Explain Virginia Woolf critique to the materialist in her essay Modern Fiction. Modern fiction में वर्जीनिया वुल्फ ने क्रिटिसाइज करा है मटीरियलिस्ट नॉवेलिस्ट को लाइक आर्नोल्ड बेनेट कि आप बहुत एक्सटर्नल डिटेल्स पे फोकस करते हैं लाइक हाउस, क्लोथ, सोशल स्टेटस, जबकि आप जो कैरेक्टर का स्पिरिट है उस पे फोकस नहीं करते हो. So she advocates the psychological approach. She's urging the writers to record the atoms as they fall upon the mind. उनका ये believe करना है that the novelist's duty is to capture the myriad impressions of the mind receives. However disconnected they seem. ये जो शिफ्ट है फ्रॉम एक्सटर्नल रियलिज्म टू द इंटरनल रियलिज्म डिफाइन करता है कि कैसे मॉडर्निस्ट फिलोसफी जो है वो प्रायोरिटाइज करती है ल्यूमिनियस हेलो को ऑफ कॉन्शियसनेस ओवर द सुपरफिशियल फैक्ट्स. Discuss T.S. Eliot concept of objective correlative as presented in his essay Hamlet and his problem. सो टीएस एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एक वर्क लिखा है जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात की है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है. दे आर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर अ सेट ऑफ सिचुएशन या चेन ऑफ इवेंट्स विच सर्व्स एज अ फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक इमोशन. उनका आर्ग्यूमेंट है दैट द आर्टिस्ट शुड नॉट सिंपली डिस्क्राइब द फीलिंग, रादर उसको उसके एक्सटर्नल सेंसरी इमेजेस भी देखने चाहिए टू इवोक ऑटोमेटिकली. Eliot famously called Hamlet को उसने artistic failure बोला है. क्यों? Because of the hero's intense emotion. उनके intense emotion exceed ही कर देते हैं the facts of the situation. And this concept is vital as it represents the modernist move towards impersonality and precision, suggesting कि एक successful art में mathematical balance होना चाहिए कि जितना आप इंटरनल फीलिंग पे फोकस कर रहे हैं उतना ही आप एक्सटर्नल फैक्ट्स और एक्सटर्नल इमेजरी पे भी करें. Analyze the theme of spiritual sterility and the fragmentation in the wasteland. Wasteland is a definitive post वर्ल्ड वॉर वन पोम यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद आई है जो एक ऐसे वर्ल्ड को डिपिक्ट करी है विच इज मॉरली ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो बैंकरप्ट. Eliot uses the theme of spiritual sterility to show that society is disconnected from the life-giving tradition and faith. This poem's structure mirrors the decay through fragmentation.
using a heap of broken images and sudden shift कि perspectives में क्या आ गया suddenly shift आ गया है by employing a mythical method Eliot contrast करते हैं the chaotic modern present with the ordered myths of past और इनका संस्कृत मंत्र से ये एंड होता है दैट इज शांति ही शांति ही शांति ही जो ये हाईलाइट करता है कि देयर इज अ डेस्परेट फ्रेगमेंटेड सर्च कि वो पीस ढूंढ रहे हैं स्पिरिचुअल रीजनरेशन ढूंढ रहे हैं इन दिस ब्रोकन सिविलाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एक्सप्लेन इलियट्स थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट In his foundational essay, Eliot ने argue किया है that the romantic notion कि poetry is the expression of personality, proposing instead of a theory of impersonality. He views कि poet mind जो है it should serve as a catalyst in the chemical reaction, जहाँ पे private self is surrendered to the historical sense of literature. Tradition is not a blind following of the past. Rather, it is a living body of the work from Homer to the present. जहाँ पे a new work is created and it is slightly altered थोड़ा तो alter करना है to the existing order of tradition portraying the poet as a craftsman rather than the solitary genius. Let's come to George Well now. Discuss George Well critique as a totalitarianism and thought control in 1984. आपको पता होगा 1984 इनका work है. George Well's 1984 serves as a chilling warning. किसके अगेंस्ट वार्निंग है टोटलिटेरियनिज्म जहां पे द स्टेट exerts absolute control over public and private life. Central to this is thought control achieved through news speaks. अब न्यूज स्पीक क्या है? There's a language designed to limit human expression through thought crime becomes impossible. Orwell also introduced doublethink. That means the ability to hold contradictory beliefs simultaneously to suit the party's need. The significance lies in Orwell's exploration. कैसे language जो है that is manipulation can distort the objective truth, turning the population into mindless instruments. कि क्या हो जाते हैं रूलिंग elite के mindless instruments बन जाते हैं हम rather than the constant surveillance. Analyze Animal Farm as a dystopian allegory of Russian Revolution. एनिमल फार्म एक क्लासिकल पॉलिटिकल एलिगरी है जहाँ पे फार्म एनिमल्स जो हैं वो की फीचर्स दिखा रहे हैं और इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं ऑफ 1917 रशियन रेवोल्यूशन यूजिंग अ फेरी स्टोरी फार्म. Orwell demonstrate how a revolution for equality can devolve into tyranny. The corruption of socialist ideas is symbolized by the transition of the rule. सारे animals equal हैं, लेकिन एक line है that some animals are more equal than the other. The characters like Napoleon, Stalin, Snowball, Trotsky illustrate the cynical nature of power and the tragic ease with which liberty is traded for the illusion of security and order. What was George Orwell's view on the relationship between language and politics as expressed in his essays? Politics and English language में Orwell ने argue किया है that the decline of language is inextricably linked to political corruption. उनका एक criticize करना है कि the use of euphemisms का use जो है and the stale in metaphors intended to make lies sound truthful. ये झूठ को भी सच दिखा देते हैं और मर्डर्स को रिस्पेक्टेबल दिखा देते हैं. ऑरवेल ऑरवेल एडवोकेट करते हैं कि क्लैरिटी लाई जाए एंड सिंप्लिसिटी लाई जाए राइटिंग में एज अ वाइटल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस. वो बिलीव करते हैं कि अगर आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो देन इट इज फ्री फ्रॉम द वर्स्ट फॉलीज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी. This underscores Orwell's conviction that clear or honest writing अगर आप लिखेंगे that is going to be the ultimate defense against the manipulation and the loss of individual freedom. Discuss the characteristics of Renaissance humanism with the reference to Christopher Marlowe and William Shakespeare. Now this is a question जो दोनों के
में से पूछा गया है, रेनेसांस मार्क्ड शिफ्ट कि हम मिडिएवल गॉड सेंटर्ड नेट से ह्यूमनिज्म पे आ गए थे, जहाँ पे हम ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस कर रहे थे, सेक्युलर एम्बिशन पे फोकस कर रहे थे, डिग्निटी ऑफ मैन पे फोकस कर रहे थे। जहाँ पे आप मार्लोस के वर्क में देखेंगे तो वो ओवर रीच प्रोटैगनिस्ट दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फॉस्टिस, जो डिवाइन लिमिट्स को डिफाई करते हैं जस्ट टू सीक इनफाइनाइट नॉलेज। जबकि विलियम शेक्सपियर की बात करें तो दैट ह्यूमनाइज द स्टेज बाय मूविंग अवे फ्रॉम द मॉरल टाइप टू द कॉम्प्लेक्स। कैसे कैरेक्टर्स लाइक इन हैमलेट एंड जूलियस सीजर वो इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं, रीजन और मॉरल एम्बिग्यूटी दिखाते हैं ऑफ द इंडिविजुअल लाइक हैमलेट। So these writers use the Renaissance spirit to celebrate human agency while warning of the tragic consequences अगर आप ambitions और excessive pride को unchecked रखेंगे, यानी उसको control नहीं करेंगे तो। Analyze Romanticism as a movement with the reference to the nature of the poetry of William Wordsworth and Keats. Now ये वो questions है जहां आपके movements को आपके writers और poets के साथ relate किया जा रहा है। So Romanticism का poetic relation किसके साथ है? विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स के साथ। और भी है, लेकिन हमारे राइटर्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स मेजर हैं। रोमांटिसिज्म एक ऐसा रिएक्शन था, दैट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कोल्ड लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी गई? इमोशंस को, इमेजिनेशन को एंड अ रिटर्न टू नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को मॉरल गाइड माना है, एक लिविंग प्रेजेंस मानी है, जैसे कि आप ओड इमिटेशन इंटीमेशंस टू इमोर्टैलिटी में देख सकते हैं, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो इट इज सेलिब्रेटेड एज द बेस्ट फिलोसोफर हु विटनेसेस द डिवाइन इन द नेचुरल वर्ल्ड। अगर आप जॉन कीट्स में देखें तो वो अप्रोच करते हैं नेचर को थ्रू सेंक्शुअसनेस, थ्रू हेलेनिज्म, जहां पे ये दिखाते हैं एस्थेटिक ब्यूटी रादर देन द मॉरल लेसन्स। विलियम वर्ड्सवर्थ सॉट स्पिरिचुअल कनेक्शन, जबकि कीट्स यूज द नेचर टू एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियलिज्म एंड द रियल, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्क ओ टू द नाइटिंगेल। Discuss the modernist movement and the stream of consciousness technique in Virginia Woolf. See, Virginia Woolf आपके फेमिनिज्म से भी रिलेटेड है, मॉडर्निज्म से भी रिलेटेड है। सो मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म आया ही आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जहां पे उन्होंने रिजेक्ट करा दैट ट्रेडिशनल वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी इन अ लीनियर वे इन अ फेवर ऑफ सब्जेक्टिव एंड इंटरनल रियलिटी। वर्जीनिया वुल्फ को पायनियर माना जाता है इस मूवमेंट का, बिकॉज शी कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, where she was to capture the luminous halo of human thought। यानी आप एक्सटर्नल प्लॉट से हटिए और कहा जाइए ह्यूमन के इंटरनल थॉट पे। वुल्फ एक्सप्लोर्स द इंटीरियर मोनोलॉग एंड द मोमेंट्स ऑफ बीइंग, the sudden flashes of spiritual clarity in daily life, for example Mrs. Dalloway and To the Lighthouse। she uses this technique to show कि time कैसे, how time is perceived psychologically rather than just chronologically, reflecting that modernist obsession क्या था with the complexity of human psyche। Explain the concept of post-colonialism with the reference to Chinua Achebe and Nadine Gordimer। नादीन गार्डिमर हमारा नहीं आ रहे हैं, आप चिनुआ एचेपे नादीन गार्डिमर अगर आपको नॉलेज है वेल एंड गुड, नहीं तो आप चिनुआ एचेपे के बेस पे लिख दीजिए। पोस्ट कॉलोनिज्म examines the cultural and psychological impact of colonial rule and the struggle of identity के न्यू इंडिपेंडेंट नेशन में कैसे everybody was struggling for the identity, for the search of identity। Chinua Achebe is a central figure who wrote back to the empire by depicting कि अफ्रीकन सोसाइटी जो है दैट इज फ्रॉम एन इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव से दिखाया है। चैलेंजिंग किसको चैलेंज कर रहे हैं? वेस्टर्न स्टीरियोटाइप ऑफ अफ्रीका को एज प्रिमिटिव। जहां पे आप नादिन गॉडिमर दिखेंगे, अगर आपके नहीं आता है तो आप मत लिखिएगा, अगर आता है आपको तो इन जनरल आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपको मूवमेंट्स पढ़ने के लिए भी दिए हैं और पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट में नादिन गॉडिमर आते हैं। इज अ नोबेल प्राइज विनर जिनका फोकस सिर्फ किस पे था? अपार्थी सिस्टम पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, जो किस में हो रहा था? साउथ अफ्रीका में हो रहा था। तो दोनों राइटर्स ने, इतना ही लिखने से बहुत हो जाएगा, तो उन दोनों राइटर्स ने क्या किया है? लिटरेचर को टूल बनाया है फॉर सोशल क्रिटिक, to explore how the legacy of colonialism continues to shape the politics, language, and the personal lives of downtrodden in a globalized world।
Discuss feminism as a literary movement in the context of Virginia Woolf critical writing. मैंने बोला कि मॉडर्निज्म में भी वो आपको पूछ सकते हैं और फेमिनिज्म में भी पूछ सकते हैं. Feminism in literature seeks to analyze and challenge the patriarchal structure, yani the male dominant structure, that actually marginalized women's voices. वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है रूम ऑफ वंस ओन विच इज अ फंडामेंटल फेमिनिस्ट टेक्स्ट जो बेसिकली यही आर्ग्यू करता है एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और एक रूम होना चाहिए एक फिजिकल स्पेस होना चाहिए ताकि एक लेडी की क्रिएटिविटी दिख सके एक फीमेल की क्रिएटिविटी दिख सके और वो फिक्शन लिख सके. शी क्रिटिक्स हाउ वुमेन हैव बीन डिनाइड एजुकेशन और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दी गई है यूजिंग किसका एग्जाम्पल लिया उन्होंने ज्यूडिथ शेक्सपियर का एग्जाम्पल लिया है कि कैसे एक फीमेल जीनियस जो है उसको दबा दिया गया बिकॉज ऑफ द सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स. वुल्फ्स एडवोकेसी फॉर एंड्रोजिनी दैट द आइडिया कि ह्यूमन माइंड एक जो ग्रेट माइंड है उसमें दोनों फीचर्स होनी चाहिए मैस्कुलिन फीचर्स भी होनी चाहिए और फेमिनिन क्वालिटी भी होनी चाहिए दैट इज दैट बिकम्स द एवोल्यूशन ऑफ जेंडर इन लिटरेचर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आपके सारे के सारे ब्रिटिश राइटर्स और पोएट्स पे थे. आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो. इफ यू हैव लाइक द वीडियो, do like the channel, subscribe the channel and share the video as much as possible with the aspirants of PGT English exam.